हाँ, पिछले 28 प्रश्न तक मैं था। आज 29वां प्रश्न को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 29वां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिल्क का उत्पादन होता है। आंसर तो कर्नाटक है, लेकिन अगर व्याख्या के स्तर पर देखा जाए तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तथ्य नंबर 1 है कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो सिल्क या रेशम जो होता है वो चीन में होता है। दूसरा स्थान जो है वो भारत का है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, भारत में सबसे ज़्यादा जो है कर्नाटक में। तीसरा तथ्य जो यहाँ दिखता है कि भारत दुनिया का पहला और एकमात्र ऐसा देश है जहाँ रेशम के 4 प्रकार होते, चारों प्रकार यहाँ हैं। 4 प्रकार कौन कौन है, नाम उसको देख लेंगे। सहतूती नंबर 1 सहतूती, दूसरा मलबरी, तीसरा टसर और चौथा मूंगा। सहतूती ने एरी है, सहतूती, एरी, टसर, मूंगा, ये 4 हैं, ध्यान रखेंगे। सहतूती है, एरी है और टसर है और मूंगा, जिसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है सहतूती का 92%। दूसरा एरी जो है, एरी का 5% के आसपास है। टसर जो है 2% है और मूंगा जो है 0.4% के आसपास है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो केसर एक गर्म पदार्थ है और हम लोग यहाँ कहते हैं कि प्रकृति सवाल करा था, प्रकृति उत्तर भी देता। ठंडा प्रदेश कश्मीर है और ये गर्म है, गर्मी रखता है, इससे च्यवनप्राश में भी इसका यूज होता है। तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन कश्मीर में होता है, इस आंसर है। 21वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक खनिज चट्टान प्रणाली क्या है। यहाँ देखिए, एक सवाल को समझिएगा, आंसर तो धरवार प्रणाली है, लेकिन अगर व्याख्या के स्तर पर देखा जाए तो उसको समझने का प्रयास करें कि जो खनिज है चट्टानों से प्राप्ति होता है। चट्टान एक कठोरतम भाग है। दूसरा, चट्टानों में कई तत्व होते हैं और उसी तत्वों का परस्पर सहयोग से खनिज की प्राप्ति होती है। तो खनिज के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो धरवार सबसे महत्वपूर्ण है और धरवार सबसे प्राचीन में भी आता है। जैसे इसको इस रूप में समझने का प्रयास करें कि संपूर्ण भारत के चट्टानों की अगर प्रणाली को समझने का प्रयास करें तो 4 अलग अलग कालों का है। सबसे प्राचीन जो है उसको आर्कियन क्रम की चट्टानें कहते हैं। दूसरा, उसके बाद जो सक्सेसर बना उसको हम लोग कहते हैं पुराण क्रम की चट्टानें। तीसरा है द्रविड़ क्रम का। चौथा है आर्यन क्रम। पहला जो था आर्कियन, दूसरा पुराण, तीसरा द्रविड़, चौथा है आर्यन क्रम। तो यहाँ जो पहला जो है खास करके शब्द जो आया था आर्कियन क्रम का, इसका 2 उपभाग है, एक आर्कियन है, दूसरा धरवार है। पुराण का भी 2 उपभाग है, पहला जो है कुडप्पा, दूसरा है विंध्य। द्रविड़ का कोई उपभाग नहीं, लेकिन जब हम आर्यन में जब चलेंगे तो आर्यन में ये 4 इसके आते हैं। एक देखेंगे गोंडवाना है, दक्कन ट्रैप है, इसका टर्सरी है, क्वाटरनरी है। तो सबका अपना अपना फीचर है। फीचर यह है कि जैसे खनिज प्राप्ति के दृष्टिकोण से धरवार सबसे व्यापक है, सबसे धात्विक खनिज, सबसे ज़्यादा खनिज यही मिलता है। आर्थिक दृष्टि से सबसे समृद्ध भी धरवार ही माना जाता है। और तीसरी इसकी विशेषता एक और है कि भारत का सबसे पहला जीवाश्म रहित अवसादी चट्टान। अगर अवसादी चट्टान कहेगा तो नंबर 1 यही है। जब हम कुडप्पा पर आते हैं तो जीवाश्म उसमें भी नहीं, लेकिन दूसरा स्थान है कुडप्पा में, लेकिन उसे चूना पत्थर और कुछ हीरा मिलता है। तीसरा, जब आते हैं विंध्य की ओर आते हैं तो विंध्य में आप देखेंगे कि जीवाश्म भी है, यानी कि जो अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक होता है उसे जीवाश्म भी होता है। और उससे पहले जीवाश्म कंप्लीट नहीं था, इसमें जीवाश्म वाला यानी फॉसिल वाला पहला सेडिमेंट्री रॉक कौन है, तो वो जो है ये विंध्य क्रम की चट्टानें हैं, जिसे चूना पत्थर भी है, हीरा भी प्राप्ति है। जो विंध्य क्रम की चट्टानें जो बिहार में कैमूर तक विस्तारित है, तो ठीक है। और चौथा जो गोंडवाना क्रम, जहाँ की कोयला काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि माना जाता है कि गोंडवाना क्रम में कई जो वृक्ष है वो दब गए थे और वही जो वृक्षों के जो वृक्ष यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, वेजिटेशन है, उनके दबने से ही प्राप्ति होता है कोयला का, ग्रेफाइट का। तो कोयला की दृष्टि से गोंडवाना सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ सवाल है
कि चट्टान प्रणाली को लेकर, तो धरवार प्रणाली इसका आंसर होगा। अब 32वां नंबर क्वेश्चन है, लॉ एस का किसका खनन बैलाडीला से होता है। देखिए बैलाडीला जो है आंसर हेमेटाइट है। बैलाडीला जो है छत्तीसगढ़ में है और ये महत्वपूर्ण खान माना जाता है, बस्तर के आसपास के एरिया माना जाता है। बस्तर यानी जिला जो था अब तो 4 भाग में बट गया। वहाँ से बैलाडीला से जो खान है अच्छी क्वालिटी का, जहाँ लॉ एस के वहाँ से जाता है पाइपलाइन के द्वारा खासकर विशाखापट्टनम के पास। अब विशाखापट्टनम से जापान को निर्यात होता, तो चर्चा का कारण इसका यही माना जाता है। अब यहाँ पर एक चीज को ध्यान में रखना होगा कि एक सवाल तो ये, और दूसरा सवाल यहाँ पर ये दिया जाता है कि लॉ एस का अगर क्वालिटी के स्तर पर देखा जाए तो क्वालिटी के स्तर पर हम लोग मानते हैं कि लॉ का मतलब होता है मैग्नेट, मैग्नेट ज़्यादा होना, चुंबक तो चुंबक तो गुण का आधार पर नंबर 1 होता है इसका मैग्नेटाइट, दूसरा होता है हेमेटाइट, तीसरा है साइडेराइट और चौथा है लिमोनाइट। तो इसको 4 गो है। तो भारत में कोयला में भी और लोहा में भी नंबर 1 जो क्वालिटी का वो कम होता है, नंबर 2 क्वालिटी ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 33 नंबर क्वेश्चन है, किस स्थान पर कॉपस उद्योग स्थित है। यह राजस्थान का क्षेत्रीय, देखिए तांबा के उत्पादन में राजस्थान और झारखंड यही 2 का स्थान माना जाता है। लेकिन अगर तांबा उद्योग के बारे में कहा जाए तो अगर झारखंड का अगर मूड़ी को छोड़ दिया जाए तो क्षेत्रीय शुरुआत से रहा, महत्वपूर्ण रहा। सिंधु घाटी सभ्यता के में भी कहा गया कि जहाँ वहाँ तांबा जो लिया जाता रहा था, तो क्योंकि वो कांस्य युगीन है, कांसा में तांबा और टीन दोनों होता है, तो तांबा कहाँ से लाया गया, तो राजस्थान से लाया गया। और दूसरा चीज खेतरी के बारे में ध्यान रखेंगे, एक और तथ्य महत्वपूर्ण है, खेतरी के जो महाराज जो थे उन्होंने ही अपने पैसे यानी उनके के दिए गए चंदे से हमारे स्वामी विवेकानंद जो थे, जो शिकागो यानी अमेरिका गए थे, 1893-94 की घटना है, तो वो जो है वो पैसा जो देने वाले फंडिंग जो किए थे वो खेतरी महाराज ने ही किया था। तो खेतरी यहाँ उत्तर होगा। 34 नंबर सवाल को देखेंगे, कौन सी रॉक सिस्टम भारत में कोयले का प्रमुख है। जिसे पिछले बार हमने बताया था कि खनिज प्राप्ति धात्विक खनिज के दृष्टिकोण से धारवाड़ मानेंगे, चूना पत्थर हीरा के दृष्टिकोण सबसे परफेक्ट जो है भिंड को मानेंगे। इसके अलावा अगर कोयला के दृष्टिकोण से अगर देखना है तो वो आपे गोंडवाना को सबसे ज़्यादा मान सकते। तो गोंडवाना युग जहाँ जहाँ है वहाँ पर इसको माना जा सकता है। जैसे गोंडवाना है गोंड जनजाति से बना। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन जो है 35वां नंबर क्वेश्चन की चर्चा हो रही है कि भारत में मोनाजाइट कहाँ पाया जाता है। तो मोनाजाइट के बारे में ध्यान रखेंगे, मोनाजाइट से थोरियम की प्राप्ति होती है और थोरियम जो है रेडियोधर्मी एक पदार्थ है। रेडियोधर्मी पदार्थ के रूप में यूरेनियम भी आता है और थोरियम भी आता है। दुनिया में यूरेनियम से परमाणु बिजली बनाने के तकनीक ऑलरेडी डेवलप है। चूँकि यूरेनियम की मात्रा भारत में काफ़ी कम है, तो एक संभावना थी कि उसके विकल्प के रूप में थोरियम से हम लोग परमाणु बिजली प्राप्त करेंगे। इसी के लिए हम लोग प्रयास भी किए थे, लेकिन यहाँ तकनीकी रीजन कमियां यह दिखाई दिया कि उसके लिए चूँकि यूरेनियम आधारित तकनीक ऑलरेडी है, लेकिन थोरियम आधारित तकनीक किसी और के पास नहीं है। अगर होगा तो भारत के पास होगा, इसके लिए इजाद करना होगा, उसके लिए उसको आविष्कार करना होगा। तो इसीलिए मोनाजाइट के रूप में है। मोनाजाइट अगर दुनिया भर में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मोनाजाइट जो है भारत में, इसका दूसरा स्थान श्रीलंका में है। और अगर भारत में देखेंगे तो केरल में इसका सबसे बड़ा निक्षेप है। केरल के समुद्र तटों पर जो बालू है वहाँ पर सबसे ज़्यादा। दूसरा जो मिलेगा आपको तमिलनाडु में मिलेगा। तो ये इसके बाद अब राजस्थान, छिटपुट, उड़ीसा ये सब आ सकता है, लेकिन केरल के बाद तमिलनाडु ये पोर्शन आ सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे 36वां नंबर क्वेश्चन को कि भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है। तो देखें भारत में ऊर्जा का जो स्रोत है लगभग 3.25 लाख मेगावाट हो चुका है। उसमें सबसे बड़ा जो स्रोत माना गया कोयला, जो कि एक थर्मल माना जाता है, 62% के आसपास थर्मल का मामला है। वहीं पर जो कोयला है, कोयला 53% है। यानी ध्यान रखना है कि 53% कोयला सबसे ज़्यादा माना जाता है, इस आंसर के दृष्टिकोण से है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे
भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? यहाँ ध्यान रखना है, उत्तर तो चेन्नई है, ये कॉमन क्वेश्चन है। लेकिन प्राकृतिक बंदरगाह क्या होता है? तो बंदरगाह के पास अगर समुद्र के किनारे के पास जाएंगे तो वहाँ स्लोपिंग इस रूप में होता है, ढाल होता। लेकिन जहाँ अचानक ऐसे ढाल होगा वो एक प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में होता है, क्योंकि जहाज जो होता है, जहाज के नीचे 7 मीटर लंबा कील होता है और वो कील समुद्री जानवरों से बचने के लिए, चूंकि समुद्री जानवर समूह में आते हैं और जहाज के नीचे अगर आ गए तो जहाज़ों को वो कहीं ना कहीं अपने पीठ के बल से उसको पलट सकते हैं। तो इसीलिए वो जहाज के नीचे से प्रेशर नहीं बना, इसीलिए उसे कील बनाया जाता है और कील रखा जाता है। तो जो जहाज वहीं आएंगे जहाँ गड्ढा, इस तरह अगर सागर है, आप देख लीजिएगा, ये स्थल भाग है, ये सागर है, अगर ये स्लोपिंग होगा तो यहाँ पर नहीं आएगा। अगर यही स्लोपिंग इस रूप में आता है तो किनारे भाग पर आ जाता है। तो ये जो किनारे भाग पर आएगा, जहाँ जहाँ मिलेगा अचानक गड्ढा जो मिलेगा वो प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में है। लेकिन आमतौर पर ऐसे ही मिलते स्लोपिंग। अब ऐसे स्लोपिंग को बनाने का 2 तरीका होता है, या तो इसके सामने एक पैरेलल में एक पिलर को इसे डाल दीजिए, आमतौर पर इसे पिलर एगो बन गया तो यहाँ पर जहाज को रोका जा सकता है, या इसको अंदर भाग को गड्ढा कर लीजिए। तो परंपरागत जो तकनीक जो था इसी रूप में था कि इसको गड्ढा किया जाता था। गड्ढा किया गया तो वही कृत्रिम बंदरगाह तो बना, लेकिन आर्टिफिशियल बना। अब जो है नए जो तकनीक आ गए हैं, इस पर एक पिलर बना करके इसको आगे छज्जा के रूप में आगे बनाया जाता है, तो उसको हम लोग कृत्रिम बंदरगाह कहते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है चेन्नई, और चेन्नई के बारे में दूसरी में से विशेषता है कि भारत का दूसरा सबसे व्यस्तम, मुंबई के बाद दूसरा सबसे व्यस्तम जो बंदरगाह है वो चेन्नई है। और पूर्वी तट का अगर मामला आ जाएगा तो चेन्नई नंबर 1 पर आ जाएगा, संपूर्ण भारत में नंबर 2 और पूर्वी तट पर नंबर 1 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य आदिवासी समुदाय नहीं रहते? तो यहाँ ध्यान में रखना है, हरियाणा के मामले में स्पष्ट है कि यहाँ कोई आदिवासी नहीं रहते हैं। हरियाणा में भी और पंजाब में भी आदिवासी समुदाय प्रायः नहीं रहते, लेकिन हरियाणा एग्जैक्ट नहीं होते हैं। वही तक आता है ये एसटी आदिवासी या जनजाति के रूप में। लेकिन जब एससी के रूप में जब आएंगे, शेड्यूल कास्ट के रूप में जब आएंगे, पिछड़ी अनुसूचित जाति के रूप में आएंगे, तो नागालैंड और मिजोरम में नहीं रहता है। ठीक है। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य जो है, इस सब भारत में सबसे ज़्यादा अगर आदिवासी ग्रुप में माना जाए तो गोंड नंबर 1 है, दूसरा भील, तीसरा संथाल, चौथा उरांव। गोंड, भील, संथाल, उरांव, ये 4 जो है क्रम से, घटते हुए क्रम से हैं। लेकिन अभी कुछ लोग को दावा आ रहा है, इसे दावा है, प्रमाणिकता नहीं कर सकते, कि गोंड से ज़्यादा जो है जनसंख्या भील का आ गया। मैंने इसे चूँकि मैं देखा नहीं हूँ इसलिए श्योर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो गोंड के बाद भील है, भील के बाद संथाल, उरांव। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 का आता है कि भारत में शहरी आबादी कितना है? तो 31.2 पर 31.2% शहरी आबादी है। यहाँ एक लाइन को मैं कहना चाहूँगा, शहर क्या है? इसे आमतौर पर सामाजिक आर्थिक विकास का इंजन माना जाता है। शहर की परिभाषा 1961 के जनगणना आयोग ने जो दिया 1961 का, आज भी वही है। इसका कहने का मतलब सीधा है कि एक ऐसा क्षेत्र जहां 5000 न्यूनतम आबादी हो, नंबर 1। नंबर दो स्थान है वहां पर कार्य करने वाले लोग जो हैं, गैर कृषि कार्यों की संख्या 75% हो, गैर कृषि का यानी ट्रेडिशनल से हट के उद्योग में हो 75% हो, जिसमें कि उद्योग भी आ सकता है और सेवा क्षेत्र भी है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें दिया गया, जनगणना 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। और चौथा है कि यहाँ कहीं ना कहीं नगर निगम, नगर पालिका ऑलरेडी हो, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत हो, नोटिफाइड एरिया, कंटेनमेंट बोर्ड हो, ये सारे जो चीज़ें यहाँ शर्तें हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार 31.2% यहाँ है। फिर इसके बाद आता है 40वां नंबर सवाल को अगर देखेंगे कि 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति का उच्चतम प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है। ध्यान में रखेंगे कि घनत्व के बारे में सवाल है, तो घनत्व के बारे में अगर दिया जाए तो सबसे उच्चतम पंजाब आता है। एससी के मामले, जनसंख्या के मामले में आ जाता है आपको उत्तर प्रदेश एससी के मामले में, लेकिन घनत्व के मामले में पंजाब है।
और पंजाब के बाद घनत्व के मामले में हम लोग कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश, हिमाचल पश्चिम बंगाल, तब उत्तर प्रदेश घनत्व के मामले, लेकिन जनसंख्या मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। उसी तरह जनजाति के मामले में उच्चतम मामला में अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा जनजाति के घनत्व के मामले में। 41वां नंबर सवाल है। 41वां जो है वह है भूपट्टी पर पाया जाने वाला द्वितीयक रासायनिक तत्व। तो ध्यान रखें, 2 सवाल है। एक है भूपट्टी या अर्थ क्रस्ट है, तो यहाँ OCl ऑक्सीजन, सिलिकॉन, अल्युमिनियम। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, दूसरा स्थान सिलिकॉन, तीसरा जो है अल्युमिनियम होगा OCl। लेकिन जब संपूर्ण पृथ्वी की चर्चा आ जाएगी तो FeOC करते हैं हम, तो जिसे Fe यानी लोहा सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन दूसरा नंबर और तीसरा नंबर सिलिकॉन है। तो सवाल है कि भूपट्टी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो ऑक्सीजन होगा, दूसरा है सिलिकॉन है। ठीक है, अगर पूछ देता कि संपूर्ण पृथ्वी की चर्चा अगर करता तो संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज़्यादा हो जाता लोहा, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा जो होता सिलिकॉन। ठीक है, 42वां नंबर सवाल पर चलेंगे। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों एक। ध्यान में रखें, 5 काल्पनिक महत्वपूर्ण रेखा है। अब 5 काल्पनिक में से 4 काल्पनिक रेखा एक महादेश से ही गुजरती है। जनरली 2 गुजरी है सभी महादेश से, लेकिन वहां से 4 गुजरी है। कर्क रेखा यानी कैंसर लाइन, विषुवत रेखा यानी इक्वेटोरियल लाइन, मकर रेखा यानी कैप्रिकॉर्न लाइन। ये 3 जो है अक्षांश या लैटिट्यूड बेस पर है। चौथा जो है ये आपका 0 डिग्री देशांतर या लॉन्गिट्यूड, जिसको ग्रीनविच लाइन कहते हैं। ये चारों जो है अफ्रीका से गुजरती है। ठीक है, 5वां जो एक और बहुत फेमस था जो यहाँ से नहीं है, वो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 डिग्री को माना गया लॉन्गिट्यूड को। तो यहाँ चूंकि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तो अफ्रीका आंसर होगा। इसे रूपांतरित चट्टान उत्पत्ति किस प्रकार, ध्यान में रखेंगे, इसका परिभाषा देखेंगे। जब आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण, भाषा देखेंगे, अत्यधिक दबाव और तापमान के कारण जब आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों का स्वरूप में जब अंतर आ जाता है तो उसे ही हम लोग रूपांतरित चट्टान कहते हैं। तो जनरली तो ये है, लेकिन आप उत्तर देखेंगे कई ऐसे रूपांतरित चट्टान बने कि रूपांतरण का भी रूपांतरण हुआ है। यानी कि अब सही परिभाषा ये होगा, जो अत्यधिक दबाव और तापमान के कारण आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टान यानी इग्नियस, फिर है सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक चट्टानों का स्वरूप में परिवर्तन हो जाए, उसी को रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आंसर आग्नेय और तलछटी दोनों माना जा सकता है, लेकिन एक ऑप्शन से ही बीपीएससी कंफ्यूजन करेगा कि फिर ये रूपांतरण को क्यों नहीं माने। लेकिन सामान्यतः ऐसे सवालों को बनने के लिए जो मोस्ट कॉमन जो आंसर होता है उसी को मानना चाहिए। तो मोस्ट कॉमन के रूप में आग्नेय और तलछटी के रूप में माना जा सकता है। 44वां नंबर सवाल पर अगर हम लोग चलें कि ज्वालामुखी से सर्वाधिक कौन सी गैस निकलती है। ध्यान रखेंगे, ज्वालामुखी का उद्गार जो इरप्शन होता है उसमें ठोस भी, द्रव भी, गैस तीनों होता है। ठोस, द्रव, गैस तीनों होता है। और उसमें गैस पर अगर आप आते हैं तो जलवाष्प की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। जलवाष्प सबसे ज़्यादा होती है 80%। उसके बाद गैस में मानेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, तब जाकर के सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा आती है। ठीक है, तो आंसर होगा जलवाष्प। 45वां नंबर सवाल पर चलेंगे कि निम्नलिखित महादेशों में किस देशों की संख्या सर्वाधिक है। तो ध्यान रखेंगे अफ्रीका के बारे में यही बता दूं मैं कि संपूर्ण विश्व का ये 16% क्षेत्रफल लिया है, जनसंख्या 20%। लेकिन जो खास करके जो देशों की संख्या है वो देशों की संख्या यहाँ 54 है। यूरोप में 51 है जबकि एशिया में 45-46 के आसपास है और अफ्रीका में 54 है, इसलिए अफ्रीका आंसर होगा। और 46वां नंबर सवाल पर चर्चा कर दें कि पेनाई जो यूरोप का है, ऑपलेशियन है, अरावली, ये कौन है। तो ये पुरानी पर्वत श्रृंखला के रूप में मानी जाती। पहले भी हमने एग्जाम्पल दिया था, इसको अवशिष्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये पुरानी है,
इसे पुरानी पर्वत श्रृंखला के रूप में माना जा सकता है।